प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जिसमें देश के अंदर 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के अंदर पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई कार्यक्रम चला है। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 52,50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उपलब्ध हुआ है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से भी देश में 59 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना 7 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इन बैंक खातों में 2,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन गरीबों ने अपनी जमा भी की है। उन लोगों की जमा भी हुई है या गौर सरकार के द्वारा जो अनुदान भेजा गया है, जो सब्सिडी भेजी गई होगी डीबीटी के माध्यम से उन अकाउंट में उन लोगों तक सीधे सीधे पहुंचने का काम हुआ है। और इन सभी योजनाओं की जो परिणति है वह है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक नया मध्यम वर्ग के रूप में उभरा है और भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए, मैंने पहले इस बारे में कहा था, एक व्यापक परिवर्तन हमें इस क्षेत्र में देखने को मिला है और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति आज हम सबको देखने को मिली है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना का कार्यक्रम, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति का कार्यक्रम हो या फिर विधायिका में यानी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर देश के अंदर आगे बढ़ा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं 90 लाख से अधिक समूह के माध्यम से आज इस योजना के माध्यम से जुड़ करके कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से देश में 3 करोड़ 98 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अनुसार जो सेक्स रेशियो देश का था उसको भी बेहतर बनाने में काफी इसके माध्यम से उसमें काफी उसके माध्यम से मदद मिली है। दुनिया जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी से पस्त था, तब भारत बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए, विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा था। याद करिए 3 दशक से लंबित थी ये योजना और 3 दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया। आज परिणाम है
कि बेसिक एजुकेशन में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया जा रहा है। देश के अंदर इस दौरान आईआईटी, आईएम ये बने हैं, जिनमें 14 के बाद 8 नए आईआईटी, 7 नए आईएम का निर्माण हुआ। देश के अंदर पीएसयूज के माध्यम से जो रोजगार दिए गए 8,60,000 से अधिक भर्तियां देश के अंदर हुई हैं और 490 से अधिक केंद्रीय यानी नए विश्वविद्यालयों का निर्माण भी देश के अंदर हुआ है। स्वस्थ भारत एक समर्थ भारत का आधार बनेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। और आज याद करिए, पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था, सरदार अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी के कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। देश के अंदर 2014 तक केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं और देश के अंदर 2045 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51,348 सीट्स थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1,18,000 हुई है और पीजी की सीट 2014 में 13,246 थी। आज ये संख्या बढ़कर के 74,000 इसके बाद नई जुड़ी हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक, यानी देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं और जिसमें आज भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी देश के अंदर 1,76,000 से अधिक हुई है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती औषधि लोगों को प्राप्त हो, 16,000 से अधिक ऐसे जन औषधि केंद्र जिनके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और ई संजीवनी के माध्यम से भी देश भर में 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन की सुविधा आम जनमानस को देने की कार्रवाई हुई है। यानी समर्थ भारत के लिए भी 65 वर्षों में स्वस्थ बनाने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए थे, उससे कई गुना पिछले 11 वर्ष के अंदर हम सबको देश के अंदर देखने को मिला है। आस्था और अर्थव्यवस्था का बेहतर समन्वय हो सकता है। विरासत भी विकास का माध्यम बन सकती है। ये हम सब ने महाकुंभ के माध्यम से देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आपने उसको महसूस किया होगा। कैसे उसके माध्यम से हमने एक नए भारत का दर्शन किया। आस्था के माध्यम से आर्थिकी के 5 नए कॉरिडोर यूपी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए और उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में रोजगार और अर्थव्यवस्था को जो बल मिला है, आज हमें यह विरासत और आर्थिकी का बेहतर समन्वय हम सबको देखने को मिलता है। एक नई काशी के रूप में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आज काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटकों की आई भीड़ और वहां की अर्थव्यवस्था में आए युगांतरकारी परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम महाकुंभ की सफलता के रूप में हम सब देख सकते हैं।
काशी विश्वनाथ धाम काशी के साथ साथ आसपास के जनपदों की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति दे रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, अयोध्या को एक नई विकसित नगरी के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित होना और इसके माध्यम से रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलना। इसी प्रकार से विंध्यवासिनी धाम हो, नेमिष धाम हो, सुख तीर्थ हो, मथुरा वृंदावन, चित्रकूट या अन्य सभी पवित्र स्थलों के विकास के साथ साथ देश के अंदर महाकाल का महालोक हो, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र धामों के सुंदरीकरण और वहां पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की कार्रवाई हो, ये सभी हम सब ने देखे ही हैं और इन पर निरंतर कार्य हो रहा है। पहली बार आजाद भारत में कार्य हुआ है। सोमनाथ के मंदिर का नया स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का मूर्त रूप है। तो देश के अंदर पहली बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर तट पर, नर्मदा जी के तट पर स्थापित होना, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना का कार्य, उत्तर प्रदेश के अंदर संत रविदास जी की जन्मभूमि चीर गोवर्धन का विकास, या फिर भगवान राम को हम तक पहुंचा, हम सभी आम जनमानस की मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली लालापुर को के विकास का कार्य हो, ये सभी हम सबको आज वहां पर देखने को, ये सभी कार्य हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर अगर हम देखें तो चाहे वह प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के पूर्व सभी प्रधानमंत्रियों के देश के लिए जीवन और उनके योगदान की निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करने का कार्य हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य इंडिया गेट के पास उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के माध्यम से, या जलियांवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार के कार्य हो, ये सभी इस बात का उल्लेख करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का जो कार्य किया वह हम सबके सामने है। 15 नवंबर की तिथि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाए, इसके लिए उनके जनजातीय विरासत को हम संरक्षित करने का कार्य म्यूजियम के माध्यम से भी प्रस्तुत करें। लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर पर लोक माता की दूरदर्शिता के अनुरूप हम लोग आयोजित करें। ये कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ हुए हैं, ये सभी आज उन कार्यक्रमों को जोड़ने के कार्यक्रम है ही। साथ साथ काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम, दो सभ्यता और दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ करके राष्ट्रीय एकता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मित्रों, 11 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम, हमने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ हम आज महसूस करते हैं कि 11 वर्ष का एक कार्यक्रम हम सब के लिए तकनीक से, मोदी जी का जो स्पष्ट कहना था कि जहां तकनीक है वहीं तरक्की है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने इसको महत्व दिया है। जहां भाजपा की सरकार है वहीं गरीब कल्याण भी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, मोदी जी का स्पष्ट कहना है और उन चीजों को हमने वहां देखा है। शासन अब केवल हम शासन में बैठे इस आधार पर हम केवल अपना अधिकार जताएं नहीं, शासन सेवा का माध्यम बनेगा। सरकार आम जनमानस के साथ सहभागी बनेगी और सुशासन
अब संस्कृति के रूप में हमें देखने को मिल रही है। 11 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन काल को हमने इन रूपों में देखा है। 11 वर्ष का यह कार्यकाल सेवा को संकल्प के रूप में, सुशासन को संस्कृति के रूप में और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही है नया भारत और यही है विश्व का नए भारत पर विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी जी का 11 वर्ष का ये कालखंड, ये कार्यकाल नए भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम कालखंड के रूप में प्रस्तुत करता है। इस स्वर्णिम कालखंड के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। को आप सुन रहे थे। 11 साल की उपलब्धियां सीएम योगी आदित्यनाथ गिनवा रहे थे, जिसमें महाकुंभ का भी जिक्र किया गया। अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे ले जाया गया, कैसे बढ़ाया गया, इसका भी जिक्र हुआ और विरासत में कैसे विकास माध्यम बनी है, ये तमाम जिक्र जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। हर एक जिक्र जो है वो किया गया है। यहाँ पर कैसे धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है, तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई गई हैं। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र यहाँ पर किया गया और कैसे लगातार विकास की और निरंतर अग्रसर जो है वो देश को और प्रदेश को ले जाया जा रहा है केंद्र सरकार के नेतृत्व में, इसका जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किया है। तो तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के नजरिए से हो, धार्मिक उद्धार के नजरिए से हो, खासकर राम मंदिर को लेकर